आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एक बेहद खास मेहमान जिनकी इंडियन मार्केट्स पर और रिसर्च पर बड़ी गहरी पकड़ है। गौतम दुग्गड़ साहब, हेड ऑफ रिसर्च, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ रहे हैं हमारे साथ और जानते हैं उनसे कि किस तरह का एक्शन बाजार में आगे उन्हें नजर आ रहा है। इससे पहले कि गौतम जी मैं आपसे बाजार पर एक राय लूं, एक राय इसी चीज पर लेना चाहता हूं जो दुनिया भर में एआई स्टॉक्स को लेकर होती दिख रही है। कल आपने भी अमेरिकी बाजारों का हाल देखा होगा। आज बड़ा एक ऐलान भी आया कि टीसीएस के साथ टीपीजी $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके भारत में एआई डेटा सेंटर बनाने जा रही है। कैसे देखते हैं जो कुछ दुनिया भर में एआई स्टॉक्स के साथ हो रहा है, भारतीय आईटी कंपनियों पर किस तरह का असर, और ये जो डेटा सेंटर बनाने की मुहिम है, क्या ये वाकई में इसे एआई बिजनेस माना जाए? पूरी अपनी राय दीजिए सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, मुझे आप बुलाने के लिए शुक्रिया। जहां तक एआई का सवाल है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि एक बहुत बड़ी वेव है एआई की। दिस इज अ रियलिटी, इट्स नॉट अ फैंट। दो राय हो सकती है कि वैल्यूएशन महंगे हैं, सस्ते हैं, बट आपने एनवीडिया के रिजल्ट्स देखे होंगे। करीबन $32 बिलियन का उन्होंने प्रॉफिट किया इस क्वार्टर में, और पहले 9 महीने में, बिकॉज फरवरी जनवरी का उनका फिस्कल ईयर है। तो फर्स्ट 9 मंथ्स एनवीडिया ने $77 बिलियन का प्रॉफिट किया है और लगभग $148 बिलियन का रेवेन्यू किया है। और ये क्वार्टर केवल उन्होंने $22 बिलियन का सिर्फ फ्री कैश फ्लो बनाया है। तो जो ग्रोथ है 50% प्लस प्रॉफिट, 50% प्लस रेवेन्यू, बहुत ही अचंभित करने वाले ये आंकड़े हैं। बिकॉज मैं ऐसे ही कंपैरिजन कर रहा था, हमारे निफ्टी 50 के जो नतीजे आए लास्ट क्वार्टर में, जो प्रॉफिट था वो $22 बिलियन था लगभग, और हमारा पूरा साल का जो अनुमान है निफ्टी का FY26 का करीबन $98 बिलियन प्रॉफिट का एस्टिमेट है। तो इधर एक कंपनी का फर्स्ट 9 मंथ $77 बिलियन है, हमारा पूरा इंडेक्स साल भर में $98 बिलियन का प्रॉफिट बनाएगा। तो ये दर्शाता है कि एआई जो एक थीम बन के बड़ा उभर के आया पिछले 3 सालों में, इन्वेस्टर्स ने उसे लैप किया है। हमने कई सारे आईटी में साइकिल देखे, 90s में, लेट 90s में Y2K देखा, फिर क्लाउड का एक साइकिल देखा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक साइकिल देखा। ये सारे साइकिल्स में इंडियन आईटी एक सर्वाइव किया है। हालांकि हमने उस पे अपना कोई बड़ा ऐसे पकड़ नहीं बनाया था, वही ये साइकिल में भी होगा ऐसे हमें लगता है। वी आर इनेबलर्स, वी आर प्रोसेसर्स, वी आर नॉट द लीडर्स इन दिस फील्ड। सो जो थोड़ा बहुत ग्लोबल एआई ट्रेड अनवाइंड हुआ है, उसका फायदा इंडियन आईटी को कल हमने देखा इंडेक्स में 3-4% बढ़ा है। बट इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि एक बहुत ही लंबी ट्रेंड रहेगी और कई सारे बिजनेसेस अक्रॉस सेक्टर्स इसके वजह से उनको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। अदरवाइज देयर विल बी लॉट ऑफ चैलेंजेस फॉर एग्जिस्टिंग बिजनेसेस इफ दे डोंट अडॉप्ट टू ये जो नया एआई का माहौल उभर के आ रहा है। तो क्या आप आईटी स्टॉक्स पर फिर अभी भारत के आईटी स्टॉक्स पर पॉजिटिव है, नेगेटिव, न्यूट्रल? सो अभी जो हमारा मॉडल पोर्टफोलियो पोजीशनिंग है इंडियन आईटी में, हम स्लाइटली अंडरवेट है। जो भी हमारे वेट है 7-8% पूरा मिड कैप आईटी में। लार्ज कैप आईटी फर्स्ट टाइम इन 20 इयर्स आई वुड से हमारे पास मॉडल पोर्टफोलियो में ना अभी इन्फोसिस है, ना HCLTech है, ना TCS है, जो बिग 3 आईटी स्टॉक्स है। हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में कोफोर्ज है, एग्जावेयर है और टेक महिंद्रा है। तो हमारा अंडरवेट है 300 बेसिस पॉइंट का। बट मुझे ऐसे कोई एब्सोल्यूट लेवल पे आईटी में डाउनसाइड नहीं दिखता है। प्रॉब्लम आईटी में हमेशा से पिछले 5 साल से ग्रोथ का रहा है। आईटी कंपनीज, लार्ज कैप आईटी कंपनीज अगर आप देखें, जो कि 90% ऑफ मार्केट कैप है आईटी का और 90% ऑफ प्रॉफिट पूल भी है, तो वहां पे ग्रोथ 4-5% से ज्यादा नहीं आ रही है और इनके मल्टीपल्स कोविड के बाद 30-35 तक चले गए थे। तो पिछले 3-4 साल में 0 रिटर्न दिया है लगभग। कई मतलब मे बी 2-3% कंपाउंडिंग भी हुआ होगा, बट ब्रॉडली फ्लैटिश स्टॉक परफॉर्मेंस रहा है लार्ज कैप आईटी का। सो वैल्यूएशन बहुत बढ़ चुके थे स्टार्टिंग वैल्यूएशन कोविड के बाद, जब सडनली डिजिटाइजेशन का एक लहर आया कोविड में। FY21-22 में आईटी कंपनीज के प्रॉफिट्स 15-20% ग्रो हुए थे। पोस्ट कोविड के बाद ये वैल्यूएशन थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, एंड राइटली सो इन माय व्यू, बिकॉज 5-6% पे अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो आप इंडेक्स का भी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो। इंडेक्स हमारा पिछले 4 साल में 20% अर्निंग CAGR दिया है बिटवीन FY20 to 24। तो इस वजह से हमारा अंडर
तेजी कितनी बनती है वही देखने वाली बात है, लेकिन बाजार के व्यू पर, बाजार पर क्या व्यू है आपका? क्या लगता है लाइफ हाई के आसपास है और तेजी बनेगी या रुकना चाहिए? तो अनिल जी, हमें लगता है यहाँ से बाजार में थोड़ा कंस्ट्रक्टिव माहौल बनेगा, बिकॉज जो गवर्नमेंट और आरबीआई ने पिछले 6 महीने में स्टेप्स लिए हैं, इनकम टैक्स कट, जीएसटी कट, इंटरेस्ट रेट कट, देन लिक्विडिटी काफी डाली है आरबीआई ने बाजार में, फेस्टिव सीजन भी ठीक ठाक रहा है, तो मुझे लगता है जो पूरी चीजों का एक इम्पैक्ट आएगा सामने उभर के, सेकेंड हाफ FY26 के लिए काफी अच्छा रहेगा। दूसरी चीज, बेस इफेक्ट भी फेवरेबल हो जाएगा FY26 सेकेंड हाफ के लिए। तो हमारा अनुमान है कि अर्निंग्स ग्रोथ जो ये साल 8-9% रहेगी निफ्टी की, वो अगले साल 14-15% तक जा सकती है, क्योंकि एक जो बड़ा सेक्टर रहा है बैंक्स, उन्होंने काफी अंडर परफॉर्म किया अर्निंग्स में, बिकॉज उनके निम्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और प्लस एसेट क्वालिटी में इंक्रीमेंटल टेलमेंट नहीं रहा है, तो इसकी वजह से क्रेडिट कॉस्ट में कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं उभर के आया है। आपको याद होगा 2018 से 2025 के बीच एक बैंकिंग का बड़ा प्रॉफिट साइकिल हुआ है। हमारे कवरेज में जो 65 BFSI कंपनीज है, इनका टोटल प्रॉफिट पूल 50,000 करोड़ था 2018 में, जो 2025 में बढ़ के हो गया 4,93,000 करोड़, तो लगभग 5 लाख करोड़। सो 50,000 से 5 लाख करोड़ 10 गुना प्रॉफिट बढ़ा है 7 साल में। अब उस बेस पे बैंकिंग सेक्टर का प्रॉफिट इस साल फ्लैटिश है और अगले साल अनुमान है 14-15% ग्रो होगा। और बैंकिंग एज एन एंटिटी, BFSI हैज अ 38% वेट इन निफ्टी। तो अगर वो सेगमेंट प्लस आप आईटी ऐड कर लीजिए, लार्ज कैप 10% उसका इंडेक्स में वेट है लगभग, जो 4 साल पहले 21% होता था, और इसी के साथ आप कंज्यूमर स्टेपल्स ऐड कर लीजिए, तो लगभग 60% ऑफ द इंडेक्स। और अगर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ूं, रिलायंस भी ऐड कर लूं, क्योंकि रिलायंस के भी प्रॉफिट 3 साल से फ्लैट है 65-67,000 करोड़ के बीच में, तो लगभग 65% ऑफ द निफ्टी इंडेक्स इज ग्रोइंग एट 4-5%। तो जो भी 8-9% आपको ग्रोथ दिख रहा है, इट इज बीइंग ड्रिवन बाय स्मॉलर सेक्टर्स, सो मेटल्स, कैपिटल गुड्स, सीमेंट, टेलीकॉम, ये जो सारे सेक्टर है जिनका इंडेक्स में बहुत ज्यादा वेट नहीं है, इनकी वजह से आपको ग्रोथ आ रही है। जब तक ये बड़े 3 सेक्टर में से एक सेक्टर फायर नहीं करेगा, इंडेक्स का अर्निंग्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो आपको एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी मॉडरेट रखनी चाहिए। इन लाइन विद अर्निंग्स ग्रोथ आपको रिटर्न्स मिलेगा, क्योंकि आप 21 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी में, जो कि 10 ईयर के एवरेज के लगभग करीबी है, 20.5 का एवरेज है। तो जितना अर्निंग्स ग्रोथ बनेगा अगले 12-15 महीने में, मुझे लगता है इंडेक्स में उतना ही बढ़ेगा। तो बॉटम अप स्टॉक पिकिंग वालों के लिए माहौल बहुत अच्छा है, बिकॉज ब्रॉडर मार्केट में काफी अच्छा अर्निंग्स परफॉर्मेंस रहा है कई क्वार्टर्स के बाद। हमने इस बार अर्निंग्स अपग्रेड देखे हैं। मिड कैप्स में हमारे कवरेज के 97 कंपनी ने 34% अर्निंग्स ग्रोथ दिया है। आप अगर HPCL हटा के भी देखते हैं OMC को, तो भी 25% अर्निंग्स ग्रोथ रहा है मिड कैप का। ये छठा लगातार क्वार्टर था जहां मिड कैप का अर्निंग्स लार्ज कैप से 2 गुना ज्यादा रखा है। इसी वजह से हमने पिछले 6 महीने से हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप का वेट 25% से बढ़ा के 35% कर दिया है। तो ये पूरा साल अगर आप देखते हैं तो लार्ज कैप 8 से 10% ग्रो करेंगे, मिड कैप का अर्निंग्स ग्रो 20% आएगा। तो ये थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव लगेगा, क्योंकि मिड कैप काफी एक्सपेंसिव है, बट मुझे लगता है अगर ये ग्रोथ सस्टेन होगा तो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा मिड कैप से करेक्ट नहीं होगा। स्मॉल कैप शेयर, मिड कैप शेयर स्पेशली ज्यादा बेहतर इस वक्त नजर आ भी रहे हैं ये। लेकिन आपके फेवरेट बैंक्स, NBFC, और जिस तरह से बैंक लाइफ हाई बना रहे हैं, पिछली बार जब आपसे मुलाकात हुई थी आपने कहा भी अभी तो काफी तेजी बाकी है, भले निफ्टी तब बैंक निफ्टी तब 55-56 हजार की रेंज में रहा होगा, लेकिन क्या अब लगता है अभी यहाँ पर बैंक्स में और तेजी है? NBFC अभी भी पसंद है आपको? क्या खरीदना पसंद करेंगे आप? हमारी जो व्यू है BFSI सेक्टर में, मैं इसको 2 भाग में डिवाइड करूंगा। पहला, जो नॉन लेंडिंग बैंकिंग है, विच इज बेसिकली कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, वहां हमारा बहुत पॉजिटिव व्यू रहा है पिछले 2 सालों से। चाहे आप ब्रोकर्स ले लीजिए, एक्सचेंजेस ले लीजिए, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज ले लीजिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ले लीजिए, हमें लगता है इंडिया में इस सेगमेंट का आगे बहुत बड़ा ग्रोथ रहेगा। ऑलरेडी 2 साल में हमने काफी अच्छा ग्रोथ देखा है, क्योंकि डीमैट अकाउंट ही 4 करोड़ जो थे मार्च 2020 में, आज 21 करोड़ हो गया है। AUM लगातार बढ़ता जा रहा है। आज से 12 साल पहले AUM इंडिया का इक्विटी 2 लाख करोड़ था, आज 40 लाख करोड़ है। टोटल इंडस्ट्री का AUM जो 80 लाख करोड़ है, आज इसको अगर आप बैंक डिपॉजिट के सामने कंपेयर करते हैं तो 5 साल पहले टोटल म्यूचुअल फंड का AUM 15% ऑफ बैंक डिपॉजिट था, आज 35 है। हो सकता है आने वाले दशक में 60-70 हो जाए, मुझे पता नहीं, बट ट्रेंड यह है कि लोग सेवर्स से इन्वेस्टर्स बन रहे हैं, बिकॉज डिपॉजिट्स में बहुत ज्यादा पैसा नहीं बन पा रहा है।
तीसरा चीज ये है कि जो इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है पूरे भारत में, उसका बेनिफिट भी इन सारे कैपिटल मार्केट ओरिएंटेड कंपनीज को मिलेगा। तो हमारा जो लॉन्ग टर्म व्यू है 3 ईयर 5 ईयर का, वो हम अभी भी कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम वाले स्टॉक्स पे ज्यादा पॉजिटिव नजरिया है। हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी वहां पे बड़ा ओवरवेट है। दूसरा, एनबीएफसी लेंडिंग हमारा सिलेक्टिवली पॉजिटिव व्यू है वहां पे। तो हमें गोल्ड फाइनेंस अच्छा लगता है, हमें बजाज फाइनेंस, चोला, श्रीराम फाइनेंस, ये सारे हमारे पॉजिटिव रिकमेंडेशंस है, हमारे प्रेफर्ड आइडियाज है। अब आते हैं बिग एलिफेंट पे, विच इज द बैंकिंग, जहां हमको पीएसयू बैंक थोड़े से ज्यादा बेहतर लगते हैं, बिकॉज उनका आरओई लगातार चौथा पांचवा साल है, ये 15% से ज्यादा रहेगा। एसेट क्वालिटी में भी कोई हमको दिक्कत नहीं दिख रही, और उनका जो लोन ग्रोथ है वो सिस्टम ग्रोथ के लगभग साथ ही है। सो जो पहले बहुत बड़ा डिफरेंस होता था प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक के लोन ग्रोथ में, क्रेडिट ग्रोथ में, वो आज नहीं है। तो हमारा पीएसयू बैंक पे भी ओवरवेट है। प्राइवेट बैंक पे हम थोड़ा सा न्यूट्रल व्यू बना के बैठे, क्योंकि हमारा सारा पोजीशन लार्ज कैप में है। सो अगर आप हमारा मॉडल पोर्टफोलियो देखेंगे तो प्राइवेट बैंक में एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक, ये 3 बैंक हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में मौजूद है। और मिड कैप्स में हमको एयू फाइनेंस अच्छा लगता है। सो ये हमारी थोड़ी सी लेयर्ड ओपिनियन है कि कैपिटल मार्केट में बड़ा ओवरवेट, एनबीएफसी लेंडिंग में ओवरवेट, पीएसयू बैंक में ओवरवेट, प्राइवेट बैंक न्यूट्रलेशन। आने वाले 6 महीने में मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर का ग्रोथ इंप्रूव होगा, क्योंकि जो एनआईएम कॉन्ट्रैक्शन हुआ है पिछले 4-5 क्वार्टर में, अब वो बेस में आने लगेगा। साथ ही साथ जो जीएसटी कट के बाद थोड़ा बहुत कंजम्पशन में पिकअप होता हुआ दिख रहा है, इसका बेनिफिट लैग इफेक्ट के बाद आपको क्रेडिट ग्रोथ में भी दिखेगा। जो आज क्रेडिट ग्रोथ 10-11% के रेंज में चल रही है, हो सकता है वो 12-13% पे चले जाए। ठीक बात है। तो ये ढेर सारे बैंक्स आपको आ रहे हैं पसंद इस वक्त बाजार में निवेश करने के लिए। गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार पर और निवेश के मौकों पर राय अपनी रखी हमारे निवेशकों के सामने, दर्शकों के सामने। शुक्रिया सर, आपसे जल्द मुलाकात होगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आ रही है आपके लिए शॉर्ट टर्म पे।